एक आदमी को अचानक लकड़ी की कब्र में से एक फूलों वाली सांप बाहर निकलती दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि उस सांप के सिर पर बाल उगाए थे। उसने ज्यादा सोचे बिना फावड़ा उठाकर सांप को बीच से काट दिया। आसमान में काले बादल छा गए, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। उस दिन के बाद से उस आदमी को रोज डरावने सपने आने लगे। उसे अजीब आवाजें और भ्रम होने लगे। जब तांत्रिक रघु बाबा को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर उस सांप की आत्मा बदला ले रही है। उन्होंने कहा, इसका एक ही उपाय है, सांप की लाश को ढूंढकर शुद्धिकरण करवाना होगा। रघु बाबा अकेले ही उस पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे। उन्होंने पहले अपने शरीर पर नमक छिड़का और कब्र में एक सिक्का फेंकते हुए कहा, क्षमा करें, और फिर खुदाई शुरू की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऊपर से कुछ लोमड़ियां उन्हें घूर रही थीं। कुछ खुदाई के बाद उन्हें वहीं सांप मिल गया, 2 टुकड़ों में बंटा हुआ। जब उन्होंने उसके सिर से मिट्टी हटाई तो दंग रह गए। सांप के बालों के नीचे एक इंसानी चेहरा था। वो पीछे हट गए। तभी उन्हें नीचे कुछ ठोस चीज महसूस हुई। उन्होंने और खुदाई की तो वहां एक लकड़ी की नहीं, लोहे की जंजीरों से बंद एक सीधी खड़ी हुई ताबूत निकली। यह दृश्य एक दुर्लभ दोहरा दफन मामला था जो अशुभ माना जाता है। रघु बाबा ने तुरंत बाकी टीम को बुलाया। उनमें से एक, स्मिता, ने कहा कि इस ताबूत को अभी न खोला जाए क्योंकि इसमें कुछ अजीब और खतरनाक है। लेकिन रघु बाबा ने जिद की, कहीं ये उनके पूर्वज न हो। आखिरकार ताबूत को बाहर निकालकर पास के पहाड़ी मंदिर ले जाया गया क्योंकि रात हो चुकी थी और श्मशान तक पहुंचना संभव नहीं था। मंदिर के महंत ने उन्हें रुकने की इजाजत दे दी और ताबूत को गोदाम में रखने की व्यवस्था की। स्मिता को शक था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने ताबूत के चारों ओर चिपचिपा चावल और घोड़े का खून छिड़का। बाद में जब परिवार के बुजुर्गों से बात की गई तो एक बूढ़ी महिला ने बताया कि उस ताबूत में उनका पिता है, लेकिन उन्हें दोहरी दफन की कोई जानकारी नहीं थी। थोड़ी पूछताछ पर उसने कबूल किया कि उसका पिता भारतीय नहीं बल्कि जापानी था और उसे दफनाने वाला संत भी जापानी था। नाम था केतान ओनो। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। वह व्यक्ति जापान के लिए काम करता था और उसे इस जगह पर दफनाना दरअसल एक सजा थी, देशद्रोह के लिए। उसी रात स्मिता को शक हुआ और उसने अपनी गुरु अनामिका दीदी को फोन किया, जिन्होंने बताया कि केतान ओनो एक जापानी फॉक्स स्पिरिट और ओनम्योजी था और संभवतः वही इस घटना के पीछे है। रात को मंदिर में अजीब आवाजें आने लगीं। महंत जब देखने गए तो वापस नहीं लौटे। मंदिर का कुत्ता लगातार एक ही दिशा में भौंकता रहा। उसी समय स्मिता की साथी नेहा को नींद में महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा है और कह रहा है, तूने मेरा जिगर चुराया। नेहा ने मंत्र लिखकर खुद को बचाया और बाहर निकली। गोदाम की ओर देखने पर ताला सलामत था, जिससे थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी सुअर के बाड़े से अजीब आवाजें आईं। जब नेहा वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक 8 फुट लंबा राक्षस महंत की लाश को खा रहा था। नेहा तुरंत स्मिता को जगाने भागी। दोनों ने गोदाम का दरवाजा खोला। ताबूत खुला हुआ था और जमीन में एक बड़ा गड्ढा था। ताबूत के पास एक जापानी सेना की टोपी मिली, जिस पर अजीब कीड़े की आकृति बनी थी। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। वही 8 फुट का राक्षस सामने आ गया। उसने स्मिता से पूछा, क्या तुम इंसान हो? चतुर स्मिता ने जवाब दिया, नहीं, मैं 10 साल से इस योजना में शामिल हूं। राक्षस ने उसे छोड़ दिया और कहा, जाओ, मेरे लिए यम और मीठा खरबूजा लेकर आओ। स्मिता डर के मारे भाग गई, लेकिन राक्षस ने उसका पीछा किया। नेहा ने लोहे की छड़ से हमला किया, पर राक्षस की कवच बहुत मजबूत था। उसने नेहा को पकड़कर घायल कर दिया। इसके बाद वह स्मिता की ओर बढ़ा, लेकिन उसे मारने के बजाय कोई मंत्र पढ़ने लगा। तभी उसका शरीर जलने लगा और वह आग के गोले में बदल गया। जब बाकी लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा राक्षस आग की लपटों में घिरा हवा में घूम रहा था। सब हक्के बक्के रह गए। नेहा को अस्पताल ले जाया गया। वह जिंदा तो थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। स्मिता ने कहा, यह जापानी दुष्ट आत्मा है, इसे भारत में नहीं छोड़ा जा सकता। रघु बाबा उसी रात फिर मंदिर पहुंचे और गोदाम में छिपी एक पुरानी किताब और नक्शा पाया। पता चला कि ये सब कब्र खोदने वाले नहीं, बल्कि जापानी फेंग शुई विशेषज्ञ थे जो भारत की ऊर्जा को नुकसान पहुंचा रहे थे। नक्शे के अनुसार जिस जगह उन्होंने खुदाई की थी वो भारत के ज्योतिषीय नक्शे में शेर की कमर थी, यानी देश की जीवन रेखा। अगर उस जगह से लोहे की छड़ निकाली जाए तो देश का संतुलन वापस आ सकता है।
और नेहा भी ठीक हो सकती है। समस्या यह थी कि वही राक्षस उस छड़ की रखवाली करता था। योजना बनाई गई कि उसे चांदी और चावल से दूर खींचा जाएगा ताकि छड़ निकाली जा सके। रात को सब तैयार हो गए। रघु बाबा ने रास्ते में चांदी बिछा दी। राक्षस चांदी की खुशबू से खींचता चला गया और स्मिता छड़ निकालने की कोशिश में लग गई। लेकिन समय निकलता जा रहा था और छड़ नहीं मिली। तभी राक्षस को शक हो गया और उसने स्मिता पर हमला किया। उसी वक्त एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत प्रकट हुई, जिसे देख राक्षस पीछे हट गया। स्मिता ऊपर भागी और बाकी टीम से मिली। अचानक एक आग का गोला आसमान से नीचे गिरा और कब्र के पास आकर रुका, वहीं जहां रघु बाबा खुदाई कर रहे थे। सब भागने लगे, लेकिन रघु बाबा वहीं खड़े रहे। आखिर में एक विशाल हाथ उनकी कंधे पर पड़ा और किसी ने पूछा, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने को?